हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास की साइंस के सेकंड चैप्टर की बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज़ लाइकली टू बी। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करता है, तो उस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। पहले बात, सबसे पहले तो पीएच, एक हमारा पीएच स्केल होता है जिसकी वैल्यू होती है 0 से 14। 0 से 14 वैल्यू होती है। 7 जो होती है वो होती है 7 वैल्यू न्यूट्रल। 14 0 7 7 जो होती है वो होती है न्यूट्रल, और 7 जो न्यूट्रल होती है वो होती है वाटर की पीएच वैल्यू। अब 7 से जो नीचे हैं, 7 से 0 तक जो वैल्यू है वो है सारी एसिड की, और जो 7 से ऊपर 14 तक जो वैल्यू है वो है बेस की। तो अगर पूछे कि एसिड का पीएच वैल्यू क्या होती है, एसिड की 0 से 7 तक एसिड की पीएच वैल्यू होती है, बेस की पीएच वैल्यू क्या होती है 7 से 14 तक। अब उसने पूछा क्या है कि भी ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। आज मैंने एक्सपेरिमेंट में भी समझाया है कि भी रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज करेगा। मैंने ट्रिक बताई थी, बी से बी याद रखो कि बेस ब्लू में चेंज होगा, तो रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस। तो बेस की पीएच वैल्यू कहाँ से होगी, 7 से 14 के बीच में। तो ऑप्शन क्या हमारा 1 4 5 और 10, तो कितनी होगी 10 होगी, क्योंकि 7 से 14 के बीच में 10 है। तो ये हमारा क्या है, बेस है, वो सॉल्यूशन जिसने रेड को ब्लू में चेंज किया है। तो इसका आंसर क्या होगा 10 होगा। सेकेंड क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग टू गिव्स ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। वैसे लाइम वाटर को जो मिल्की करती हैं वो CO2 गैस होती है, लेकिन जो क्वेश्चन में कहा गया हम उससे देखते क्या हुआ। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल। जो एग सेल होती है उसके अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है वो। अब कह रहा है कि वो किस, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। सॉल्यूशन कौन सा होगा भाई, जब कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब वो CO2 गैस रिलीज करता है। क्या क्या निकलता है उसमें से, कैल्शियम क्लोराइड निकलता है, वाटर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट जो क्रश्ड एग सेल है, एग सेल को जब HCl के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तब वो गैस रिलीज करेगा। जो कौन सी गैस होगी, CO2 गैस होगी, जो टर्न्स करती है लाइम वाटर को मिल्की में। तो इसका आंसर क्या होगा HCl होगा वो सॉल्यूशन जिसके साथ क्रश्ड एग रिएक्शन करेगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml। क्या कर रहे हैं, 10 ml NaOH है जिसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करा है 8 ml ऑफ HCl ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन HCl हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म साल्ट। तो वो क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं तब वो साल्ट बनाते हैं। तो कह रहा है कि 10 ml NaOH और 8 ml HCl मिलेगा तब जाके वो न्यूट्रलाइज होगा, तब जाके NaCl बनेगा और क्या वो वाटर के अंदर टूटेगा। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH द अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। कह रहा है कि अगर 20 ml ले ले NaOH की तो HCl की अमाउंट कितनी लें कि भी वो न्यूट्रलाइज हो जाए। 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करा था 8 ml। अगर हमने
NaOH को डबल किया है, NaOH को क्या किया है, डबल किया है, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें HCl को भी डबल करना पड़ेगा। तो कितना होगा 8 टू जा 16, तो यहाँ पे हमें 16 ml HCl लेना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 16 ml। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब भाई जब डाइजेशन अच्छी तरह नहीं हो पाती है तो पेट में क्या होता है, पेट में डाइजेशन अच्छे से नहीं होता तो एसिडिटी बनती है। जब पेट एसिडिटी बनती है तो एसिडिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनो। 2 सेकंड में एसिडिटी गायब। तो इनो के अंदर ऐसा क्या है, इनो के अंदर ऐसा क्या है कि भी एसिडिटी गायब हो जाती है। इनो के अंदर होता है बेस। तो क्या होता है, एसिड का एंटी, एसिड का एंटी हुआ ना, विपरीत हो गया एसिड का एंटी। तो क्या है, इनडाइजेशन के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करनी होगी, एंटासिड। क्या, एंटासिड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एंटासिड। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। कह रहा है कि भी जो ये वर्ड इक्वेशन है, ठीक है, इनकी क्या करूँ, एक तो जो ये हमें इक्वेशन दी है, रिएक्शन दी, इनको इक्वेशन में लिखो, इनको बैलेंस भी करूँ। पहला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुल। क्या है हमारे पास, फर्स्ट कह रहा है कि जिंक ग्रेनुल है, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दे तो क्या होगा। देखो यहाँ पे जिंक है, हाइड्रोजन, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने पढ़ा रखी है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक क्या होता है, ऊपर होता है, तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव। ये क्या है, मोर रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन को यहाँ क्या करेगा, डिस्प्लेस, तो क्या हो जाएगा ZnSO4 बन जाएगा, और उसमें से क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब सेकंड क्या हमारा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन है, कह रहा है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। मैग्नीशियम यहाँ पे जान मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो बनेगा क्या हमारा MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड का यही फार्मूला होता है। तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब इसको बैलेंस करेंगे। अच्छा, ऊपर वाले को हमने बैलेंस देख लिया, 1 मिनट बैलेंस कर लेते हैं। देखो जिंक इधर 1 है, उधर भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, उधर भी 2 है, सल्फ़र 1 है, सल्फ़र इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, 4। तो ये तो क्या है, बैलेंस है। अब मैग्नीशियम इधर 1 है, उधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 1 है, उधर कितने 2 हैं, तो इधर 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम। तो क्लोरीन तो इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गई, लेकिन इधर क्या है, इधर हाइड्रोजन 2 है और उधर भी क्या है, हाइड्रोजन 2 है। तो ये क्या होगी, बैलेंस होगी केमिकल इक्वेशन। अब हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कि भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर। एल्युमिनियम पाउडर है, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी क्या होगी, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये इसकी जगह आ जाएगा, क्या बनेगा, Al2SO4 थ्राइस। एल्यूमिनियम जो सल्फेट का फॉर्मूला होता है ये होता है भाई, ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब इसको बैलेंस करेंगे तो देखो एल्यूमिनियम इधर 1, उधर कितने 2, तो इधर भी 2 बनाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन 2 इधर, उधर भी 2, सल्फ़र देखो, अब सल्फ़र इधर कितने 3 हैं, तो इधर 3 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सल्फ़र 3 हो गई, ऑक्सीजन 4 3 जा 12 हो गए, इधर भी 4 3 जा 12 हो गए। अब एक चीज़ देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 जा 6, उधर 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी बैलेंस। अब लास्ट जो है, लास्ट हमारा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन। आयरन फिलिंग, आयरन है, कह रहा है अगर इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो खुद इसकी जगह आगे बैठ जाएगा और बनेगा हमारा आयरन क्लोराइड।
और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आयरन 1 उधर भी 1, लेकिन क्लोरीन इधर 2, इधर 2 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 2 हो गया तो उधर भी 2 है, तो ये क्या होगा, बैलेंस हो गया। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपाउंड सच एज एल्कोहल, कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव। कह रहा है कि भी ग्लूकोज CH2 C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला, किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज कंटेन कर रहा है हाइड्रोजन। फिर कह रहा है कि एल्कोहल, एल्कोहल होता है हमारा ROH, एल्कोहल होता है। R का मतलब होता है कि भाई ये क्या हमारा एल्काइल ग्रुप है, CH3 हो सकता है या फिर CH2 तो है, ये इथाइल मिथाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है, तो ROH लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है। कह रहा कि ग्लूकोज और एल्कोहल दोनों हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, फिर भी वो अपने आप को वो मतलब एसिड की कैटेगरी में नहीं आते। एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करो। तो हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, उसके अंदर बीकर के अंदर या तो आप ग्लूकोज को या फिर एल्कोहल को उस बीकर के अंदर रखेंगे। बीकर के अंदर हमने लिया एल्कोहल। अब हमें टेस्ट करना है कि भी एसिड है या नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लेना, हमें इलेक्ट्रिक बल्ब लेना है, सर्किट लेना है, जो जैसे मान लिया ये बल्ब है, बल्ब के 2 वायर लगानी है और ये सर्किट लेना है, और इस सर्किट को, इन वायर को इसके अंदर डिप करके देखना है। डिप करके देखेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब ने ग्लो क्यों नहीं करा, क्योंकि इसके अंदर आयन की फॉर्मेशन नहीं होती, नो आयंस फॉर्म्ड। अगर आयंस नहीं फॉर्म्ड होते हैं तो इसका मतलब वो एसिड में काउंट नहीं होंगे। एसिड कौन होते हैं, जो भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, तो इसलिए ये क्या है, एसिड नहीं है। हमारा 7th क्वेश्चन कौन सा होगा, 7th क्वेश्चन है वाई डज डाइल्यूट वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। अब डाइल्यूट वाटर का भी वही फंडा, डाइल्यूट वाटर कह रहा है कि कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं कंडक्ट करता भाई, क्योंकि डाइल्यूट वाटर हैज़ नो आयन, उसके पास आयन नहीं होते। आयन नहीं होंगे तो नो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब रेन वाटर, बात करते हैं रेन वाटर की। भाई जब रेन आती है, आपको पता बारिश आती है, अपने साथ में वो, अब बारिश आती है जब क्या होता है, बहुत सारे साल्ट की फॉर्मेशन होती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो अपने साथ उन साल्ट को लेके आएगी, और बहुत सारी गैसेज भी होती है उसके अंदर। तो साल्ट और गैसेज हैं उसके अंदर, जिनमें क्या होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट है। अगर आयंस प्रेजेंट है तो क्या करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो रेन वाटर इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है क्योंकि उसके अंदर आयंस होते हैं। डाइल्यूट वाटर के अंदर आयन नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन कह रहा है, इधर देखो, ये 8th क्वेश्चन कह रहा है वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते, क्योंकि भी देखो अभी मैंने क्या बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर जो एसिड होते हैं, एसिड वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। तो एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर इन ओनली एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिडिक बिहेवियर शो करें, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। अगर वाटर नहीं है तो एसिड डू नॉट आयनाइज, H पॉजिटिव आयन नहीं रिलीज करेगा। H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेगा तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो इसका आंसर है कि भी क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो वो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सॉल्यूशन ABCD एंड E when tested with universal indicator shows pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is
इनमें से कौन सी सॉल्यूशन की कौन सी वैल्यू है। न्यूट्रल की कौन सी वैल्यू होगी, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन की, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन यानी कि बेस की, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, वीकली एसिडिक और वीकली एल्कलाइन, इनमें से कौन सी किसकी वैल्यू होगी। और लास्ट में पूछा है अरेंज पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले क्या होगा, इन पीएच के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, पीएच के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यानी कि पहले बेस आएगा, फिर क्या आएगा लास्ट में, एसिड आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होती है, एसिड में होती है, कम किस में होती है, बेस में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा क्या आएगा, बेस टू एसिड। तो सबसे पहले तो क्या होगा भाई, हम हमारा पीएच स्केल देखते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 वैल्यू होती है, 7 पे न्यूट्रल होता है वाटर, 7 से जो नीचे हैं वो सारे हमारे क्या हैं, एसिड, 7 से ऊपर जिसकी वैल्यू वो क्या है, बेस है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है न्यूट्रल, न्यूट्रल पे कौन है भाई, वाटर, न्यूट्रल पे वैल्यू कितनी होती है, 7। अब इनको ना एक तो हम जो ये दी वैल्यू दी है इनको ABCD में लिख लेते हैं, ABCDE। ए जो वैल्यू है वो है 4, बी जो वैल्यू है 1, सी जो वैल्यू है 11, डी जो वैल्यू है 7 है, और ई जो वैल्यू है वो क्या है, 9 है। तो न्यूट्रल की पीएच वैल्यू क्या होती है, न्यूट्रल पे वाटर होता है और न्यूट्रल पे पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 कहाँ पे, डी में, तो न्यूट्रल 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि 7। सेकंड क्या है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, एल्कली क्या होते हैं, जो वो बेस जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, तो एल्कली मतलब बेस है। स्ट्रॉन्गली बेस होगा तो यानी कि 14 की साइड ज़्यादातर, मतलब 14 की तरफ ही उसकी वैल्यू मिलेगी, 14 की तरफ यानी कि 10, 11, 12 ऐसी। तो यहाँ पे क्या है, सी पे वैल्यू है 11, तो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन की वैल्यू होगी 11। नंबर 3 है स्ट्रॉन्गली बेस और स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्गली ज़्यादा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब 0 की तरफ जितनी कम वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 0 की तरफ होनी चाहिए वैल्यू, तो कौन है, 1, बी है जो 1, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन, 1, जिसकी पीएच 1। अब हमारा नेक्स्ट है वीकली एसिडिक कौन भी, वीक एसिड कौन होगी, जिसकी पीएच 7 के करीब मिलेगी, 7 के करीब 8 या 9, 7, 8, 9, तो ये रहा ई, तो 9 क्या है, वीक एसिड है, सॉरी वीक एसिड है, तो यानी कि 7 के करीब मिलेगी, 4 या 5, तो 4 ही रहा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अब वीक एल्कलाइन यानी कि वीक बेस कौन होगा, ई, जिसकी 7 से थोड़ी सी ऊपर मिलेगी, 7 से थोड़ी सी कम होगी, वीक एसिड है। तो इस सब की वैल्यू पता चल गई। न्यूट्रल की 7 वैल्यू हुई, न्यूट्रल की 7 वैल्यू, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन 11 वैल्यू, स्ट्रॉन्ग एसिड 1 वैल्यू, वीक एसिड 4 वैल्यू, वीक एल्केलाइन 9 वैल्यू। अब 5 की वैल्यू पता चल गई। अब वो कह रहे हैं कि भी अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी एसिड में, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन की आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी ही उसके अंदर कम होगी। तो कम इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि सबसे पहले क्या होगी, जिसके अंदर एच पॉजिटिव आयन सबसे कम है, तो सबसे कम किसके अंदर मिलेगा, स्ट्रॉन्ग किसके अंदर होगी सबसे कम वैल्यू, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन के अंदर, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन कितनी वैल्यू, 11, सबसे कम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इसमें, फिर किस में होगी,
स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन के बाद कौन आएगा? वीक एल्केलाइन। कौन आएगा? वीक एल्केलाइन। कितनी वैल्यू? 9। फिर कौन आएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल 7। फिर कौन आएगा? फिर आएगा भाई वीक एसिड। कौन आएगा? वीक एसिड। वीक एसिड 4। लास्ट में कौन जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? 1। तो ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 10th क्वेश्चन है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू टेस्ट ट्यूब ए। चलो ये टेस्ट ट्यूब ये हैं, एक टेस्ट ट्यूब ये है, एक टेस्ट ट्यूब ये है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रहेगी? मैग्नीशियम आयन है, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन, यहाँ भी मैग्नीशियम आयन। कह रहे हैं इनकी लेंथ सेम है। एक के अंदर है HCl, एक के अंदर क्या है? HCl है, और दूसरे के अंदर क्या रहेगा? वाइल एसिडिक एसिड इन बी, CH3COO। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH इज एडिड टू टेस्ट ट्यूब। अमाउंट एंड कंसनट्रेशन टेकन फॉर द बोथ एसिड। एसिड जो हमारे हैं उनके अमाउंट भी सेम है। मान लिया ये भी 5 ml, ये मान लिया ये भी 10 ml और ये भी 10 ml, और कंसनट्रेशन भी मान लिया ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी क्या स्ट्रॉन्ग है। ठीक, कंसनट्रेशन भी दोनों की सेम ली गई है कि ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। फिर पूछ रहा है इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फीजिंग अकर मोर विगरसली एंड वाइल। कि भी किसके अंदर जल्दी रिएक्शन होगी? किसके अंदर होगी भी? अब देखो एक में क्या है? स्ट्रॉन्ग। देखो एसिड जो HCl होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है? कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है। कंप्लीटली आयनाइज्ड यानी कि वो उसके पास जितने H पॉजिटिव आयन हो वो सारे के सारे H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर देता है। तो उसके पास क्या होते हैं? H पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा होते हैं। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा उसके पास H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में यही पढ़ा हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। CH3COOH एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में क्या होगा? एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है। क्या होता है? वीक एसिड होता है, जिसके अंदर क्या होंगे? H पॉजिटिव आयन क्या होंगे? कम होंगे। H पॉजिटिव आयन इसके पास कम होंगे, और जिसके पास अगर H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन जिसके पास ज़्यादा है तो रिएक्शन भी उसकी ज़्यादा होगी, फास्ट होगी, तेज होगी। फास्ट रिएक्शन विथ मैग्नीशियम किसकी होगी? जिसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है। तो किसकी होगी? HCl की रिएक्शन फास्ट होगी। रीज़न पता चल गया, क्योंकि भी HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके पास ये कम्प्लीटली आयनाइज होता है। तो हमारा 11th नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH ऑफ 6। जो मिल्क होता है, फ्रेश मिल्क होता है, उसका pH होता है 6। वो क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड। अगर वो कर्ड में चेंज हो जाता है तो उसके मिल्क उसके pH में क्या चेंज होगा? फ्रेश मिल्क का pH 6 है, कर्ड में चेंज हो गया तो कर्ड आपको पता है, कर्ड के अंदर कर्ड क्या होता है? कर्ड के अंदर एसिड होता है। कर्ड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। उसके अंदर एसिड होता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। और वो क्या होते हैं? फ्रेश मिल्क। देखो उसके अंदर है ज़रूर एसिडिक, लेकिन आपने दूध पीते हैं तो खट्टा तो नहीं लगता ना। जो कर्ड है वो क्या है? दही है, जो क्या है? खट्टी सी है, खट्टी होती है ना। आप ये मत कहना कि भी जब ताज़ी खाते हैं तो वो खट्टी नहीं होती। जो कर्ड होती है उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा ही होता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। जो लैक्टिक एसिड उसके अंदर होता है, उससे क्या होती है? उसका pH डिक्रीज हो जाता है। pH डिक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब बिकम मोर एसिडिक है, तो मोर एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, तो उसने ये पूछा था कि pH में क्या चेंज होगा? pH डिक्रीज हो जाएगा। अब 12th क्वेश्चन हमारा है ए मिल्क मैन ऐड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड करता है। क्वेश्चन क्या पूछे हैं? वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। उसने क्या किया?
बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, बेस उसने ऐड किया तो वो कह रहा है कि वो जो फ्रेश मिल्क का जो पीएच था वो 6 था, 6 से उसने पीएच क्यों चेंज किया है, स्लाइटली और एल्कलाइन क्यों कर दिया, क्यों भी, क्योंकि पीएच इज, जब बेस उसमें ऐड किया तो पीएच क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, पीएच इंक्रीज हो गया जब बेस उसने ऐड किया, क्यों, तभी तो स्लाइटली क्या हो गया, एल्कलाइन हो गया। उसने क्या पूछा है कि भी उस वाई डज ही शिफ्ट पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू, जो उसका पीएच है वो 6 से स्लाइटली एल्कलाइन की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब है कि बढ़ेगा पीएच, क्यों शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि भाई जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के अंदर क्या होता है, बेस होता है, बेकिंग सोडा के अंदर क्या होता है, बेस होता है, बेस अगर दूध में क्या हो रहा है, थोड़ा और बेस मिला दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका पीएच वैल्यू उसकी इंक्रीज होगी, इसलिए उसने क्या किया है, उसको शिफ्ट कर रहा है 6 से मोर एल्कलाइन की तरफ, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बेस होता है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, वाई डज द मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, ये जो मिल्क है जिसके अंदर बेकिंग सोडा है तो उसकी दही जमने में ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि कर्ड है, कर्ड फॉर्म इन एसिडिक मीडियम में जमती है, इसलिए क्या है, सिंस मिल्क बिकम स्लाइटली एल्कलाइन, लेकिन जो हमारा मिल्क वो क्या हो गया है, एल्कलाइन हो गया है, थोड़ा सा तो क्या था, एसिडिक था 6 था, लेकिन हमारा मिल्क क्या हो गया है, एल्कलाइन हो गया है, थोड़ा सा एल्कलाइन हो गया है, तो इसलिए उसको क्या होगा, एसिड बनने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। एक तो दूध की वैल्यू थी 6, कितनी थी, 6 थी, ठीक है, 6 थी, और उसको क्या करना, एसिडिक बननी है तो मतलब उसकी वैल्यू 5 आनी है, 5 तक आनी है, तो यहाँ से कम आने के लिए यानी कि दही यहाँ से यहाँ तक दही जमने कम टाइम लगेगा। अगर उसकी वैल्यू बेसिक हो जाए यानी कि यहाँ पे चलेगी 8 पे वैल्यू चलेगी, अब यहाँ से यहाँ तक दही जमने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसने पूछ रहा है कि भी ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि भी जो दूध हमारा उसकी वैल्यू क्या होगी, पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी है, वो बेसिक हो गया, अब बेसिक से दही जमने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, भाई पीओपी है ना, मॉइस्चर प्रूफ में क्यों कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि पीओपी CuSO4 इंटू ApH2, ये पीओपी का फॉर्मूला होता है। अगर इसके अंदर वाटर मिल जाता है तो ये जिप्सम बनाता है, क्या बनाता है, जिप्सम, CuSO4 इंटू 2H2, ये जिप्सम बनाता है। और जो जिप्सम होता है, जिप्सम क्या करता है, जो इसकी सेटिंग होती है, जब मतलब ये पीओपी होता है, जैसे दीवारों पे पीओपी करते हैं तो वहाँ पे ऊपर चिपक जाता है ना, उसको क्या करता है, उसको ये इसकी जिप्सम इसकी उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, लूज करता है, कमज़ोर करता है, ठीक है, इसलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर किया जाता है। 14 वाई इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव, व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थी, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, और क्या फॉर्मेशन होगी, वाटर की। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इन ए रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विद ए बेस एंड फॉर्म ए साल्ट एंड वाटर, प्रोड्यूस वाटर, दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, क्या 2 एग्जाम्पल पूछ रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। एक तो देखो भाई एग्जाम्पल क्या है, बेस हमारा ये है, HCl क्या है, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर इसमें से निकल जाएगा, एक तो ये। दूसरा क्या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर उसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर दी जाए तो क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा और उसमें से वाटर निकल जाएगा। तो ये 2 एग्जांपल थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव 2 इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा।
वाशिंग सोडा है। दूसरा कौन सा है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इन दोनों के यूज़ बताओ भाई। वाशिंग सोडा धोने वाला सोडा। साबुन किसके काम आएगा? सबसे पहले तो क्लीनिंग एजेंट, कपड़े धोने के काम आएगा भाई। दूसरा किसके? जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट को जो पानी में डालते हैं तो क्या करता है वो पानी के वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है उसको क्या करता है? हार्डनेस को कम करता है। तो सॉफ्टनिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर, उसकी वाटर की हार्डनेस को सॉफ्ट कर देता है, उसको थोड़ा सा हार्डनेस को कम कर देता है। अब बेकिंग सोडा किसके काम आएगा भाई? बेकिंग सोडा बेक करने के काम आता है। जो बेकिंग चीज़ें होती हैं जैसे केक वगैरह बनाने के, ब्रेड वगैरह बनाने के, ब्रेड बिस्किट वगैरह बनाने के लिए बेकिंग सोडे का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज्ड एज, अब क्या बताता है, इंजेक्शन के अंदर जब एसिडिटी बनती है तो किसका यूज़ करते हैं? एंटासिड। ठीक है, बेकिंग सोडा का एंटासिड के रूप में भी यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जिसको वीडियो पसंद आती है लाइक करें, जिसको पसंद नहीं आती है अनलाइक करें। नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं उसके लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।